हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस का चैप्टर 16 लाइट, इस चैप्टर के कीवर्ड्स, एक्सरसाइजेज इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे समझेंगे इसको? ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज एक प्लेन मिरर है। अब इसके ऊपर कोई लाइट जो है वो आ रही है, जिस जो रे ये है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जो भी ये लाइट हमारी आ रही है, इंसिडेंट रे, ये जिस सरफेस पे पड़ रही है, इस सरफेस पे जिस पॉइंट पर ये लाइट की रे आ रही है, सपोज इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उससे एक 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे, उसके परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारी क्या है? ये हमारी प्लेन सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये हमारा नॉर्मल है और इसके बीच का एंगल ये जो होगा, ये होगा हमारा 90 डिग्री। ओके, तब जब हम ये एक नॉर्मल जो खींच देंगे, ये लाइन खींच देंगे, अब हम इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल है, इसको मेजर करेंगे, तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कैसे समझेंगे? सपोज हमने क्या बोला, ये एक आपका प्लेन मिरर है या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके ऊपर इंसिडेंट रे आ रही है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? जो ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, मींस एक 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे। ये एंगल हमारा क्या कहलाए, ये हमारी लाइन क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, अब इस नॉर्मल से और ये जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होके जो रे जा रही है, इसके बीच का एंगल जो होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? द ब्लाइंड स्पॉट इज द स्मॉल एरिया एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। देयर आर नो सेंसरी सेल्स एंड नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। ऐसे डेफिनेशन हो सकता है आपको याद करने में दिक्कत हो, तो इसको पहले समझ लीजिए ताकि आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, हमारी आई में हमेशा एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पर हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं। वो किस पॉइंट पे होता है? हमारी ये रेटिना जो है, रेटिना जो पीछे लास्ट में एक फिल्म है, इसके ऊपर क्या होता है? बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं। अब ये नर्व सेल्स इस रेटिना से बाहर निकलेंगी, बाहर निकल के हमारे ब्रेन तक जाएंगी। तो ये जो जंक्शन है, ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ये नर्व्स बाहर निकलती हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स होती नहीं है। यहाँ पर जो भी लाइट आपकी आएगी, वो क्या होगी? वो कोई भी उसका विजन बनेगा नहीं, और यही स्पॉट हमारा हमेशा ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। नेक्स्ट, ब्रेल। ब्रेल क्या है? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम एक पढ़ने का, लिखने का तरीका है जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए। इसमें क्या है? कुछ उभरे हुए डॉट्स और लाइंस होते हैं, उनको टच करके ये फील करते हैं। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट सी, अगर उसको लिखेंगे तो ये 2 डॉट्स ऊपर और नीचे, ये 3 रो में ये होता है और 2 कॉलम्स में हमेशा चलते हैं लेटर्स, और इनको कंबाइन करके ही विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ सकते हैं कि ये ब्रेल सिस्टम में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, कोन्स। कोन्स क्या हैं? कोन्स आर नर्व सेल्स इन द रेटिना ऑफ द आई। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सेंसेस कलर्स। हमारी जो रेटिना है उसमें बहुत सारी नर्व सेल्स हैं, और मेनली जो नर्व सेल्स हैं वो 2 चीजों में डिवाइड हैं, एक कोन्स और दूसरे रॉड्स। कोन्स क्या करते हैं? कोन्स जितनी भी ब्राइट लाइट्स हैं उनको सेंस करते हैं, और इन्हीं की वजह से हम कलर्स को सेंस कर पाते हैं। कॉर्निया क्या है? The cornea is the outer transparent layer of the eye. It allows light to enter the inside. कॉर्निया क्या है? हमारी जो ये आई है, ये मोस्टली क्या है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में होती है, ये पूरे एक राउंड शेप में है, और इसका बाहर का हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ओके, जो ये बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है,
इसमें क्या है, इसमें हमारे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ओके, इस ट्रांसपेरेंट लेयर को ही हम कॉर्निया बोलते हैं, और ये कॉर्निया क्या है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो ये हमारी आई के प्रोटेक्शन के लिए है, और इसमें से लाइट इंटर कर सकती है ताकि हम चीजों को देख सकें। डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और irregular surface or not parallel. This reflection is known as diffused or irregular reflection. जब किसी प्लेन सरफेस से कोई इंसिडेंट रेस टकराती है, तो आपको पता है कि जिस एंगल पे रे टकरा रही है उसी एंगल पे रिटर्न होती है। ओके, और इसी तरीके से जितनी रेस टकराएंगी, इसके पैरेलल अगर कोई दूसरी रे टकरा रही तो वो भी इसके पैरेलल ही निकल जाएगी, क्योंकि ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसके इंसिडेंट रे और ये अपने रिफ्लेक्शन रे का। बट जब कोई सरफेस इरेगुलर है, ओके, इरेगुलर सरफेस पे जब रेस टकराती हैं तो इंसिडेंट रेस तो पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रेस जो हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती हैं, जैसे आप यहाँ नीचे वाले फिगर में देख रहे हैं। इंसिडेंट रेस सारी पैरेलल हैं, बट रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके का जब रिफ्लेक्शन होता है तो इसी को हम डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वर्ड से ही याद रखिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जो इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन मिलता है उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऐसा आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इंसिडेंट रेस क्या है? द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। कोई भी सरफेस हमारी है, ओके, चाहे वो प्लेन हो चाहे रफ हो, उसके ऊपर जो भी रे आके टकरा रही है, ओके, किसी ऑब्जेक्ट से आकर के इस सरफेस पे टकरा रही है, तो इस आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। नेक्स्ट, आइरिस। A colored muscular structure at the front of the eye is the iris. The iris controls the amount of the light entering to the eye. Iris gives a distinctive color to the eye. इस फिगर में देखिए, जो आप आई के अंदर ये कलरफुल, ये जो आपका राउंड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जिससे आप लोग कई बार देखते हैं कि किसी की आई का कलर ब्लैक है, किसी का ग्रीनिश है, किसी का ब्राउनिश है। तो आइरिस जो है वो कलर भी डिस्टिंग्विश करता है। इसके अलावा आइरिस का जो मेन वर्क है वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, जिससे हमारे जो आई के अंदर लाइट इंटर कर रही है उसकी अमाउंट को वो कंट्रोल करता है। ओके, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या है? कैलिडोस्कोप is an instrument or toy to view different symmetrical patterns. It consists of two or more reflecting surfaces placed at an angle. इसमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा हम जब प्लेन वो लेते हैं मिरर, और उनको इस एक एंगल पर सेट करते हैं, और जब उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। जैसे आपकी बुक में ये 3 मिरर्स के सेट बना करके कैलिडोस्कोप बनाने का एक एक्टिविटी भी दी हुई है। ओके, लैटरल इन्वर्जन क्या है? द इन्वर्जन इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है? जब कोई किसी ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरीके से बने कि उसका लेफ्ट साइड आपको इमेज में राइट में अपीयर हो रहा है, और राइट आपको लेफ्ट में अपीयर हो रहा है, तो इस इन्वर्जन को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर में जो चीज लिखी होती है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा हुआ है, इस तरीके से कि जब आप कोई आगे व्हीकल में जा रहा है और अपने मिरर में उसको देखता है, तब उसको वो लेफ्ट में जो आ रहा है वो राइट में दिखता है, और जो राइट में आ रहा है वो लेफ्ट में दिखता है, तो वो इसको एम्बुलेंस को इजिली पढ़ पाता है। इसी तरीके से प्लेन मिरर में जब आप अपने आप को भी देखते हैं तो आपका भी लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कैसे समझेंगे इसको? ये कोई आपकी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, और
ये इसका कोई इंसिडेंट रे इसके ऊपर आ रही है। अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मीन्स इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल आ रहा है, एंगल आई, इसी एंगल पर, ये सेम एंगल पर ये रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो पहला लॉ जो है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्विवेलेंट होगा। ये हमारा पहला इसका एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल है। ओके, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मींस ये जो इंसिडेंट रे है हमारी, ये और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे। मींस जिस भी प्लेन में आ रहे हैं उसी प्लेन में रहेंगे। अप डाउन या लेफ्ट राइट या कुछ इस तरीके से उनका वो चेंज नहीं होगा। Pupil क्या है? A small opening in the iris is called the pupil. The pupil changes size to let light into the eye. It gets smaller in bright light and larger in as the amount of light decreases. ये हमने बताया था आपको, जो आपके आई के अंदर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है कलर्ड, ये आयरिस है। इसके अंदर ये छोटा वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्यूपिल। और ये प्यूपिल क्या है, ये अपना साइज चेंज होता है इसका अमाउंट ऑफ लाइट के हिसाब से। जब ज्यादा ब्राइट लाइट्स आती हैं तब ये प्यूपिल क्या होता है, ये स्मॉल हो जाता है। अब जब कम लाइट होती है, डिम लाइट होती है, तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर हो सके आई के अंदर और हम चीजों को विजुलाइज कर सकें। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रेज क्या है? द लाइट रे दैट कम्स बैक फ्रॉम एनी सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से, कोई भी सरफेस है उस पे एक इंसिडेंट रे जो है जा रही है, उससे रिटर्न होने वाली रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। रिफ्लेक्शन के बाद जब रिटर्न होके जो रे आती है उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? The change of direction of light falling on a shiny surface is called reflection. ये कोई एक सरफेस है, ओके, इसके ऊपर में जब ये कोई लाइट की रे आई, तब लाइट की रे आने के बाद में इस सरफेस से टकरा करके ये वापस रिटर्न हो जाती है। ओके, जब ये लाइट रिटर्न हो रही है, इन्हीं लाइट्स के रिटर्न होने के बाद कारण एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ, पॉलिश्ड और रेगुलर सरफेस लाइक दैट ऑफ a mirror is called regular reflection. Images are formed by regular reflection. जब हमारी सरफेस रेगुलर होगी, कौन सी सरफेस? जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, ये हमारी सरफेस क्या है? ये हमारी रेगुलर सरफेस है। ओके, इसमें इरेगुलरिटीज नहीं है, ये स्मूथ है। ओके, तो जब रेगुलर सरफेस से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तब ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू ही इमेजेस क्रिएट होती हैं। रेटिना क्या है? द रेटिना इज अ लेयर ऑफ सेवरल नर्व सेल्स एट द बैक ऑफ द आई। ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, इसके बैक में क्या है, ये पूरा रेटिना है। रेटिना पे ही इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं और ये रेटिना जो है बहुत सारी नर्व सेल्स से मिलकर के बना होता है। रॉड्स क्या हैं? रॉड्स आर नर्व सेल्स इन द रेटिना ऑफ द आई। रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रेटिना में हमारे बहुत सारी नर्व सेल्स हैं, उनमें से मेनली दो हमने डिस्टिंग्विश की हुई हैं, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स क्या हैं? कोन्स ब्राइट लाइट्स को, कलर्स को सेंस करती हैं, और रॉड्स क्या हैं? वो डिम लाइट को सेंस करती हैं। ओके, कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। एक डार्क रूम में है, पूरा अंधेरा है, क्या कमरे में आप कुछ चीजों को देख पाएंगे? अब जब रूम के बाहर जाएंगे तब क्या होगा, एक्सप्लेन करना है। वी कैन सी ओनली व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एंड इंटर आवर आईज। In a dark room, there is no light that is reflected from any objects. Thus, we cannot see objects in a dark room.
हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट्स पे लाइट आती है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है, तब ही हम चीजों को विजुलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। किसी डार्क रूम में क्या है, लाइट है ही नहीं, लाइट की कोई प्रेजेंस नहीं है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक नहीं पहुंच रही हैं, इस वजह से हम डार्क रूम में चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। आउटसाइड रूम में क्या होगा? एट आउटसाइड रूम द लाइट इज प्रेजेंट एंड द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट विल रीच आवर आईज एंड thus we will be able to see the objects outside the room। जहां पर लाइट प्रेजेंट है आउटसाइड द रूम, वो लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा रही है और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज तक पहुंच रही है। जब आईज में पहुंच रही है तो हमारी आईज में उसकी इमेज क्रिएट हो रही है, इस वजह से हम आउटसाइड द रूम जो है चीजों को विजुलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेल्योर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में पहला क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ रेगुलर आर स्मूथ सरफेस। वर्ड सही याद रखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसी तरीके से डिफ्यूज्ड है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी इसे बोलते हैं, वो कहां से होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल। जब आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ है तो जितनी भी इंसिडेंट रेज आ रही हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनका रिफ्लेक्शन जब होगा, रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो भी पैरेलल होंगी। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रेज तो पैरेलल हैं, बट रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सरफेस स्मूथ नहीं है। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेजेस बनती हैं, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेजेस क्रिएट नहीं हो पाती हैं। इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब क्या ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है फेल्योर ऑफ लॉ है रिफ्लेक्शन का? नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन द फेल्योर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब इरेगुलर सरफेस है तो उस इरेगुलर सरफेस के अकॉर्डिंग ही हमारी जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं उस पे जो नॉर्मल बनेगा उसी के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल नहीं करता है। Question number 3, mention against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. एक एक देखेंगे पॉलिश वुडन टेबल में क्या होता है, रेगुलर होता है रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड होता है। When a beam of light strikes a polished wooden surface, a regular reflection will take place. Polished wooden surface है तो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? Because a polished wooden surface is an example of a regular or smooth surface. केवल सरफेस को पहचानने की कोशिश कीजिए, अगर सरफेस स्मूथ है, रेगुलर है, शाइनी है, तो रिफ्लेक्शन भी रेगुलर होगा। चॉक पाउडर में क्या है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ चॉक पाउडर सरफेस अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? बिकॉज अ चॉक पाउडर सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरेगुलर ऑफ और रफ सरफेस। इसकी सरफेस कैसी है? इरेगुलर है या रफ है, इस वजह से इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। कार्डबोर्ड सरफेस कैसी है? कार्डबोर्ड सरफेस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ कार्डबोर्ड सरफेस अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज अ कार्डबोर्ड सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ अ इरेगुलर और रफ सरफेस। मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, कभी मार्बल फ्लोर के ऊपर पानी गिरा हुआ है और आप ऊपर से देखें तो कई बार आपको अपना चेहरा भी उसमें देखने को मिल जाएगा, तो कौन सा रिफ्लेक्शन है? regular reflection. Okay, when a beam of light strikes the surface of a marble floor with the water spread over it, a regular reflection will take place because a surface of marble floor with water spread over it is an example of a regular or smooth surface. Regular surface है, smooth है, shiny है, इस वजह से इसमें रिफ्लेक्शन भी रेगुलर होगा। मिरर, मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ है, शाइनी है और रेगुलर है, इस वजह से इसका रिफ्लेक्शन भी रेगुलर होगा। पीस ऑफ पेपर, किसी पेपर का एक पीस है, उसमें कैसा है? उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिलेगा?
क्योंकि पेपर का पीस आपको देखने में तो स्मूथ लग रहा है, बट वो ना, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, वो स्मूथ नहीं है, शाइनी नहीं है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर और रफ सरफेस बोलेंगे। इस वजह से इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपकी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर में जब कोई इंसिडेंट रे आ रही है तब आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होता है? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जहां ये इंसिडेंट रे टकरा रही है वहां पे आप एक 90 डिग्री का आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नॉर्मल है। ओके, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे जाएगी वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा पहला लॉ है। ओके, और दूसरा लॉ क्या है कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। Question number 5. Describe an activity to show that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। प्लेस अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द पेपर। Throw light from a ray box on the mirror. Look at the reflected ray. Mark the incident ray, normal ray and reflected ray. सबसे पहले एक टेबल के ऊपर आपने पेपर बिछा लिया, एक आपने जो है प्लेन मिरर रख दिया वर्टिकली, उसके ऊपर रे बॉक्स के थ्रू लाइट डाली, और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है वो सब ड्रॉ किए। फिर आपने थोड़ी सी एज बाहर निकाली थी, तो अब क्या करना है? फोल्ड द पेपर विच इज बियॉन्ड द एज ऑन द बोर्ड। Now the reflected ray is not seen in the folded portion of the chart paper. Now bring the folded portion back to its original position. The reflected ray of light is again seen on the page. इसको कैसे समझेंगे हम? आपके The sheet on the board can be considered as a plane. जो आपने शीट लगाई है बोर्ड के ऊपर में व्हाइट कलर की, उसको एक प्लेन समझिए। ओके, जो हम बोल रहे हैं ना कि ये तीनों चीजें एक प्लेन में होनी चाहिए, तो ये शीट हमारी प्लेन है। The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie at the same plane. फिगर के थ्रू समझते हैं। ये आपके एक एक्टिविटी का फिगर है, बुक में दिया हुआ है। आपने ये एक मिरर रख दिया, ये जो है आपका एक व्हाइट पेपर है जो आपने टेबल पे बिछा दिया है। एक रे बॉक्स के थ्रू लाइट डाली, यहाँ पर एक कम के थ्रू दिखाया गया है, जो ये हमारी लाइट ये जा रही है, ये इंसिडेंट रे है। इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइट आ रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पर आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा कि ये इसका एक नॉर्मल है 90 डिग्री पे। अभी जब ये पेपर देख रहे हैं कि टेबल के बाहर भी निकला हुआ है तो भी आपको लाइट दिखाई दे रही है इस टेबल पेपर के ऊपर, मीन्स ये क्या है? ये सब एक पेपर के ऊपर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल, तो मीन्स एक पेपर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, मीन्स एक प्लेन में है। जैसे ही सेकंड फिगर में देखिए, आपने पेपर को फोल्ड कर दिया, पेपर को फोल्ड किया तो ये इंसिडेंट रे यहां तक दिख रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहां तक दिख रही है, लेकिन पेपर को जैसे ही फोल्ड किया तो आगे वाले हिस्से में यहाँ पर लाइट आपको दिखनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इस पेपर का प्लेन चेंज कर दिया, उसको डाउन कर दिया। ओके, जैसे ही आप इसको वापस करेंगे ये लाइट दिखने लगेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहला देखते हैं। अ पर्सन 1 मीटर इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। क्यों? सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ओके, और इसके सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, सॉरी इसकी डिस्टेंस मिरर से क्या है? 1 मीटर है। तो अब ये अपनी अगर इमेज को देखेगा तो इसकी इमेज क्या होगी? इस प्लेन मिरर से भी 1 मीटर अंदर, मीन्स जो ये डिस्टेंस होती है इसके अंदर कहीं जाकर के बनेगी। ओके, तो अब इस पर्सन की इमेज
कि डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, यहां से यहां तक कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। ओके, इफ यू टच योर blank ear with right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से टच करेंगे, तब आपको मिरर में क्या दिखेगा कि आप राइट ईयर को लेफ्ट हैंड से टच कर रहे हैं। किस चीज का एग्जांपल है ये, लैटरल इन्वर्जन जो होता है हमारा, लेफ्ट की चीज राइट में दिखने लगती है और राइट की चीज लेफ्ट में दिखने लगती है। ओके, इस कारण से ऐसा है। The size of the pupil becomes when you see in dim light, जब dim light है तो pupil की साइज क्या होती है, वो लार्ज हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आईज के अंदर पहुंचे और आप चीजों को डिम लाइट में भी देख सकें। नाइट बर्ड्स हैव लेस कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज, क्यों? आप याद करिए, कोन्स किस चीज के लिए थे, ब्राइट लाइट को सेंस करते थे, और रॉड्स क्या थे, रॉड्स डिम लाइट में सेंस करते थे और अंधेरे में ज्यादा चीजों को देख सकते थे। तो नाइट बर्ड्स क्या है, नाइट बर्ड्स में कोन्स कम होते हैं, रॉड्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से ये नाइट में चीजों को इजिली देख सकते हैं। Question number 7. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Always, sometimes, under specific condition, never. Angle of incidence हमेशा angle of reflection के equivalent होता है। Law of reflection में पहला ही law यही है। Okay. Question number 8. Image formed by a plane mirror is virtual behind the mirror and enlarged. Virtual है, behind the mirror है और बड़ी है। वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है और सेम साइज की है, प्लेन मिरर है, याद रखिएगा। रियल है एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड बड़ी है, रियल बिहाइंड द मिरर है और सेम साइज है। क्या इसका आंसर होगा? प्लेन मिरर में जो हमें इमेज मिलती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 9. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन आपको बताना है। Kaleidoscope has 3 long and narrow strips of plane mirrors inclined at an angle of 60 degree. यहाँ पर फिगर में देखिए, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये 3 मिरर आपने लिए, प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स हैं। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये नीचे वाला है, और इनको आपने एक ट्रायंगल शेप में रख दिया, तो ये क्या हुआ, तीनों सेम साइज के हैं, तो ये तीनों लगभग 60 डिग्री पे आपके हैं। ओके, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या करना है, वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज क्लोज्ड बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल एट इट्स सेंटर। इसको एक ट्यूब के अंदर रख दिया आपने, और इस ट्यूब को एक कार्डबोर्ड से बंद कर दिया। एक साइड से ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के सेंटर में आपने एक होल कर दिया, ताकि पीप होल है जहां से आप देख सकें। ठीक है। The other is fixed with a plain glass touching the mirror. Some broken pieces of colored bangle are placed on the glass. दूसरे एंड को आपने प्लेन ग्लास से, जो कांच का एक टुकड़ा है वो राउंड शेप का लिया और उससे क्लोज कर दिया, मिरर को टच करता हुआ, और उसके अंदर कुछ कांच के टुकड़े डाल दिए कलर्ड, जैसे बैंगल्स वगैरह जो टूटी हुई होती हैं उनको डाल दिया। अब क्या है, ये हमारा कैलिडोस्कोप तैयार हो गया। When we peep through the hole on the cardboard side, we can see a variety of colorful pattern. जब आप इस पीप होल से, जो ये आपका पीप होल कार्डबोर्ड में है, इसके थ्रू देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिखेंगे। थोड़ा सा भी उसको हिलाएंगे या घुमा देंगे तो क्या होगा कि आपको पैटर्न हमेशा बदल जाएगा, हर बार एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। इसको बनाने की पूरी एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक में, आप उसके हिसाब से घर पे बना करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. ड्रा अ लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का एक लेबल्ड स्केच बनाना है। मैंने आपके नोटबुक सॉरी एक्सरसाइज बुक से ही निकाला हुआ है, और इसको देख करके आप ड्रॉ कीजिए। ये वाला आपको फिगर ड्रॉ करना है, इसको लेबलिंग भी करनी है। लेबलिंग कैसे करेंगे, याद रखने के सबसे आसान तरीका है, जो ये लास्ट में ये सेल्स निकल रही है, सॉरी नर्व्स निकल रही हैं, ये हमारी क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ये लास्ट आई के बैक साइड का जो हिस्सा है ये हमारा रेटिना कहलाता है। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया हमारी आगे वाला हिस्सा है, जो ये उभरा हुआ हिस्सा है। बीच में हमारा ये लेंस है, लेंस के आगे ये आइरिस है। आइरिस क्या है, ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, और ये सिलियरी मसल्स हैं, ये आपके लेंस को टच कर रही हैं।
ओके, ये सिलेरी मसल्स क्या हैं? ये आपके लेंस को जो है लार्ज और स्मॉल करने के लिए ये मसल्स यूज होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल्ड स्केच आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। Question number 11. Gurmeet wanted to perform activity 16.8 using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of teacher advice? एक्टिविटी 16.8 आपकी नोटबुक में दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको अपने किसी फ्रेंड के आई के सामने आपको टॉर्च या उससे जो है लाइट थ्रो करनी है और आई के प्यूपिल को वॉच करना है कि प्यूपिल बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है। तो इस एक्टिविटी के लिए टॉर्च को यूज करने के लिए बोला गया है। गुरमीत कह रहा है कि मैं लेजर टॉर्च यूज करूंगा, लेकिन लेजर टॉर्च यूज करने के लिए टीचर ने मना किया। क्यों? We should never use the laser torch to throw the light on the anybody's eye. किसी की भी आई में आपको लेजर टॉर्च से डायरेक्ट लाइट नहीं डालनी है, ना ही अपनी। क्यों? लेजर लाइट हैज हाई इंटेंसिटी लाइट, सो इट कैन डैमेज द रेटिना ऑफ द आई। दिस कुड लीड टू ब्लाइंडनेस। लेजर लाइट जो है वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है। डायरेक्ट अगर आईज में आप डालेंगे तो क्या होगा कि इससे आपके रेटिना डैमेज हो सकती है। दिस कुड लीड टू ब्लाइंडनेस। इससे आप में अंधापन भी आ सकता है। आप चीजों को देखना जो है वो आपकी देखने की शक्ति खत्म हो सकती है। लोग अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ यूर आइज। अपने आंखों को टेक केयर कैसे करेंगे? फॉलोइंग आर दी वेज टू टेक केयर ऑफ अवर आईज। इफ एनी प्रॉब्लम गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आंखों में कोई दिक्कत है तो आई स्पेशलिस्ट के पास तुरंत जाइए। रेगुलर चेकअप कराते रहिए। यूजिंग ऑफ सुटेबल स्पेक्टिकल्स इफ एडवाइस। अगर आपको चश्मा लग गया है, स्पेक्टिकल्स लगाने के लिए एडवाइस किया गया है तो सुटेबल स्पेक्टिकल लगाइए। डू नॉट वॉच डायरेक्टली एट द सन, हाई पावर लाइट्स और लेजर लाइट। इसकी वजह से आपका रेटिना डैमेज हो सकता है। कीपिंग द बुक एट ए नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन वाइल रीडिंग। जब पढ़ते हैं उस समय हमारी जो बुक है उसकी डिस्टेंस जो है वो नॉर्मल रखिए। बहुत ज्यादा पास से या बहुत ज्यादा दूर से मत पढ़िए। अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट एंड वेरी ब्राइट लाइट। बहुत कम लाइट में और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में पढ़ने से अवॉइड कीजिए। Never rub your eyes if dust particles go into your eyes. Wash them with clean water. आपकी आंखों में कभी धूल मिट्टी कुछ चला जाता है तो आप उसको रब मत कीजिए, पानी से धुलिए ताकि वो निकल जाए। अगर रब करेंगे तो आप अपनी आई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब जो है कम देखिए, और देखिए तो एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखिए और बहुत ज्यादा देर तक मत देखिए। आईज को रेस्ट दीजिए। Question number 13. What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? पहले इसको हम लॉ समझते हैं। क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू द नॉर्मल। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का, ये नॉर्मल से अगर हम मेजर कर रहे हैं दोनों को तो ये इक्वल होते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे आपस में 90 डिग्री पे है। मींस ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इसके बीच का जो एंगल है इसको बोल रहा है कि 90 डिग्री है। और ये आपको पता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है। कैसे लिखेंगे? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यहाँ दिया है एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल हैं तो हम एंगल आर की जगह भी एंगल आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल आई कितना हो गया? 90 डिवाइड बाई 2 मीन्स 45 डिग्री। तो यहाँ पर इंसिडेंस रे का एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। कहीं भी इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का अगर टोटल एंगल दिया हुआ है तो केवल इंसिडेंस रे या रिफ्लेक्टेड रे का एंगल उसका हाफ हो जाएगा। ओके। Question number 14. How many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 centimeter? If an object is placed between two plane mirrors, an infinite number of images will be formed. ये जो 40 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया है ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल रखे हुए हैं, सपोज एक प्लेन मिरर ये है, इसी के पैरेलल दूसरा प्लेन मिरर ये है और बीच में एक कैंडल रखी हुई है। ओके,
और ये कैंडल जब आप इस प्लेन मिरर और इस प्लेन मिरर को बीच में रख देंगे तो आपको इसकी डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। जब बीच में आ गया तो इनकी इमेजेस जो फॉर्म होगी वो इनफाइनाइट होंगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, two mirrors meet at right angle. A ray of light is incident and on one at an angle of 30 degree as shown in figure. Draw the reflected ray from the second mirror. दो मिरर हैं, ये हमारा मिरर है मिरर वन, ये मिरर है टू। ओके, दोनों 90 डिग्री पे है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ओके। अब एक मिरर पे 30 डिग्री पे रे आ रही है। ओके, 30 डिग्री मींस जब इस जो रे जहां पर इंसिडेंस रे जहां पर टकरा रही है उससे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, मींस इसके 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल क्या है? 30 डिग्री है। तो इसका रिफ्लेक्शन सेकेंड मिरर की रिफ्लेक्टेड रे का आपको बताना है। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है? ये नॉर्मल से 30 डिग्री है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 30 डिग्री होगी। तो इससे 30 डिग्री पे एक लाइन आप ड्रॉ करिए। ओके। अब ये जो 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ होगी ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी सेकेंड मिरर की। ठीक है। लेकिन इस मिरर के लिए ये इंसिडेंस रे हो गई। अब ये जहां टकराई वहां पर एक 90 डिग्री का लाइन खींचिए। ये क्या हो गया? इसके लिए नॉर्मल हो गया इंसिडेंस रे के लिए। अब आपको देखना है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल पता करना है आपको। ये पता करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? आप याद कीजिए, मैथ मैथ में आपने पढ़ा हुआ है कौन सा फॉर्मूला, कि दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइन है आपस में। क्यों? क्योंकि ये इसके 90 डिग्री है और ये भी इसके 90 डिग्री है। कोई लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तब क्या होता है? ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है। तो ये वाला जब 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 होगा। अब ये टोटल 90 था। ठीक है। ये आपको पता है 90 था, तो जब आपने ये 30 इसमें से निकाल दिया तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि इस इंसिडेंट रे का एंगल है 60 डिग्री, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कितना हो जाएगा? यहां से नॉर्मल से 60 डिग्री। ओके। इस नॉर्मल से ये जो रिफ्लेक्टेड है ये 60 डिग्री पे ड्रॉ होगी। इसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा। Question number 16. Bujo stand at A just on the side of a plane mirror as shown in figure. Can he see himself in the mirror? Also, can he see the image of objects situated at P, Q and R? ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है। बूझो यहाँ खड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट P यहाँ है, एक Q है, एक R है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या बूझो अपने आप को मिरर में देख पाएगा? देखिए, मिरर के सामने नहीं है बूझो, तो क्या होगा? बूझो कैन नॉट सी हिज इमेज एज ही इज नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? क्या जो ये ऑब्जेक्ट्स P, Q, R हैं इनको बूझो देख पाएगा? He can see the object situated at P and Q. P जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज क्रिएट होगी वो क्या है कि जब इससे रिफ्लेक्ट होगी तो जो इसको मिरर में देख पाएगा, इसी तरीके से Q की भी देख पाएगा, बट R क्या है? R की नहीं देख पाएगा। ठीक है ना। He can see the objects situated at P and Q as the light from these points get reflected by the mirror and reaches his eyes. जब रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जहां पर खड़ा है बूझो वहां तक पहुंचेंगी तो ही बूझो देख पाएगा, नहीं पहुंचेंगे तो नहीं देख पाएगा। इसी तरीके से he cannot see the object at R. R को वो नहीं देख पाएगा, P और Q को देख लेगा और अपने आप को भी वो मिरर में नहीं देख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ए बी सी डी चार क्वेश्चन हैं और एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के थ्रू समझिए, ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर ए है, ये बी है जहां पहली खड़ी है, ये सी है जहां बूझो खड़ा है। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। ए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के की इमेज की सिचुएशन आपको बतानी है कि इमेज कहां पर होगी? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के सामने ए ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्लेन मिरर के जो लॉ है उस हिसाब से इसकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी? प्लेन मिरर के बैक साइड में और ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस है, मींस यहाँ कहीं ए की इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? As the object is in front of the plane mirror, the image will be formed behind the mirror and it will be at the same distance from the mirror as object A is.
प्लेन मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट, इसलिए इसकी मिरर की बिहाइंड इमेज फॉर्म्ड होगी, और जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज की क्रिएट होगी। दूसरा क्या है, कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज, बी पर पहेली खड़ी हुई है, ए की इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, आपको पता है कि इस मिरर के बैक साइड में बन रही है ए की इमेज। ओके, तो बी पर जब पहेली खड़ी है तो क्या इसकी इमेज को देख पाएगी? यस, यहाँ से जो इसकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो बी तक पहुंचेंगी, इस वजह से पहेली बी पर बी पॉइंट पे खड़ी होकर के इस इमेज को देख पाएगी। यस, पहेली एट बी कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए। सी में क्या है, कैन बूझो एट सी सी द इमेज, बूझो सी पे खड़ा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के जस्ट बिहाइंड सेम डिस्टेंस पे सी पे बूझो खड़ा हुआ है, यहाँ से भी इसकी रिफ्लेक्टेड रेज जो जाएंगी वो सी तक पहुंचेंगी, और बूझो सी पे खड़ा हुआ है वो भी इस इमेज को देख पाएगा। यस, बूझो एट सी कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए। डी क्या है, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव, ए की इमेज कहाँ बन रही थी? याद कीजिए, प्लेन मिरर के जस्ट पीछे, जितनी डिस्टेंस थी मिरर से ऑब्जेक्ट की उतनी ही डिस्टेंस पे। अब पहेली जो है बी पोजीशन पे खड़ी थी यहाँ पे, अब मूव करके कहाँ आ गई? यहाँ सी पे। तो इसकी इमेज कहाँ चली जाएगी? इमेज कहीं जाएगी? इमेज तो अपनी जगह स्टैंड स्टिल है, और प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के बिहाइंड उसी डिस्टेंस पे बनेगी, तो इमेज कहीं मूव नहीं होगी। इमेज ऑफ ए विल बी स्टेशनरी एज द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, आप मूव कर रहे हो, ठीक है, इस वजह से इमेज जहां क्रिएट हो रही थी वहीं पे रहेगी। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने कीवर्ड्स एक्सरसाइज सारे कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।